मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। आज तू झुका है इस जमाने के सामने, कल ये जमाना तेरे सामने झुकेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी को दीपावली की अग्रिम बधाइयां देता हूं और साथ ही साथ में ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जिस लक्ष्य की ओर निडर होकर अग्रसर हैं, जल्द से जल्द उसकी प्राप्ति करें। साथ ही साथ में अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने भाई बहनों का नाम इस समाज में, इस देश में रोशन करें। यही मेरी इस दिवाली पर आप सभी से कामना है और ईश्वर से कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट यानी कि रीजनिंग के प्रश्नों का यहाँ पर आज दंगल होने वाला है। तो सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, बिल्कुल शेयर इस प्रकार से होना चाहिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर रॉकेट उड़ रहा है, उसी प्रकार रॉकेट के माफिक शेयर करना है आप सभी को इस पूरे वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि इस दिवाली पर क्या खास होने वाला है उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों के लिए। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी बिल्कुल सिलेक्शन वाली, कि विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उत्कर्ष ऐप का दिवाली महाधमाका। जी हां दोस्तों, ये 10 से 15 बिल्कुल 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 10 से 15 मतलब ये आज ही से शुरू हो रहा है। तो 10 से 15 नवंबर तक ये आपका रहने वाला है। तो फिर मत कहिएगा कि हम चूक गए, तो बिल्कुल नहीं चूकना है। और इस महाधमाके के तहत आपको क्या मिलने वाला है? एसएससी के सभी गुणवत्ता मूलक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट। साथ ही साथ में यहां पर फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ये भी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो जी हां दोस्तों, ये दिवाली एकदम खास रहने वाली है। तो आप जरूर इसको एनरोल कीजिए, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्स को एनरोल कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के दंगल को। तो रीजनिंग का दंगल सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइएगा यहां पर यह प्रश्न आपका किसके ऊपर बेस्ड है? वर्ड एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ समय दिया जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको बताना है जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े से है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध किससे होगा। मतलब यह प्रश्न आपका वर्ड एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, वर्ड एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है, सब शब्दों की सादृश्यता के ऊपर बेस्ड है। तो फटाफट बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए चलिए तो यहां पर कैंची जिस प्रकार कपड़े को काटने के काम आती है, जिस प्रकार कैंची जो है वो कपड़े को काटने के काम आती है, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी जो है वो लकड़ी को काटने के काम आती है। तो कुल्हाड़ी का संबंध किसके साथ होगा? एक्स का संबंध किसके साथ होगा? वुड के साथ में होगा। जिस प्रकार कैंची कपड़े को काटती है उसी प्रकार कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। तो ये इसका सही आंसर आएगा। देखो, छुरी पत्थर को नहीं काटती है, बंदूक शिकार करने के काम आती है, पर बंदूक से किसी चीज को काटा नहीं जा रहा है। पत्थर से ग्राइंडर नहीं, ग्राइंडर से पत्थर कटता है। तो ये भी क्या है? उल्टा दे रखा है, इसलिए ये भी वैलिड नहीं होगा। अतः यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न से अपनी बात को शुरू किया है, पर धीरे धीरे अपने प्रश्नों का लेवल बढ़ता चलेगा। तो सेकंड प्रश्न देखिएगा, ये कहां से आया है? ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, और 1 मिनट का समय है, बनाना शुरू करिए। इसका आंसर क्या आने वाला है? तो सभी का आंसर आना शुरू हो चुका है। फटाफट आंसर करना शुरू करिए। सभी रॉकेट के माफिक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल एकदम फुलझड़ी लगा देनी है सारे आंसर की। फटाफट आंसर करिएगा। चलिए, समय समाप्त होने की ओर है, समय समाप्त हुआ। चलिए
तो काफी लोगों ने आंसर का बम फोड़ दिया है, हम भी अब इस आंसर का बम फोड़ने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड, तो ऑरेंज इज रेड का जो कोड है वो क्या रहने वाला है, MITJUFUS, MITJUFUPUS, ये कोड दे रखा है। इसी तरह से आपको दे रखा है रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का जो कोड है वो क्या दे रखा है आपको, JUSATUM, ये कोड दे रखा है। इसी तरह से अगर हम बात करें व्हाट इज व्हाइट, व्हाट इज व्हाइट, व्हाट इज व्हाइट, इसका कोड क्या दे रखा है, व्हाट इज व्हाइट का MAPUSNUM, MAPUS और NUM, ये आपको कोड दे रखा है। तो आपसे पूछा है ऑरेंज के लिए क्या कोड आने वाला है, तो यहां पर अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं सर ऑरेंज, रेड, ब्लैक, तो यहां पर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो सर तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर पहले और दूसरे में देखें तो रेड कॉमन आ रहा है, रेड और रेड, बाकी एंड ब्लैक कॉमन नहीं है, तो रेड का कोड भी कॉमन होगा। तो रेड का कोड क्या कॉमन आ रहा है, तो रेड का कोड क्या कॉमन आ रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक है क्या, MITJUPUS और यहां पर JU, ऑरेंज इज रेड, JUSATUM, तो यहां पर हाँ JU कॉमन आ रहा है ना, क्लियर। तो रेड का कोड क्या हो जाएगा, JU। उसी तरह से अगर हम बात करें तो इनमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, तो सेकंड एंड थर्ड में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या इज कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में इज कॉमन आ रहा है, तो उसका कोड भी कॉमन आ रहा है, दैट इज PUS। तो PUS इसका कोड आ जाएगा। तो बचा हुआ कोड किसका हो जाएगा, ऑरेंज का। तो ऑरेंज का कोड क्या आ जाएगा, ऑरेंज का कोड आ जाएगा MIT, ऑरेंज का कोड क्या आ जाएगा, MIT। तो ऑरेंज का कोड MIT, मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिशा का है, तो दिशा के अंदर आप बनाइए प्रश्न को, समय शुरू होता है अब, शुरू हो जाइए। चलिए, प्रश्न को देखकर चक्री के माफिक चक्कर नहीं खानी है, बिल्कुल प्रश्न में एकदम अपना आंसर जो है सही निकालने का प्रयास करना है। दिशा के ऊपर बेस्ड है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, उसे पूर्व में पहुंचने के लिए किस अनुक्रम का पालन करना होगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों ने आंसर का अनार चला दिया है, फटाफट बाकी लोग भी जो है आंसर फटाफट करें। चलिए, तो समय समाप्ति की ओर है, फटाफट आंसर करिएगा आप सभी। समय समाप्त हुआ। देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो एक व्यक्ति किधर की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो उसे आपको कहां पहुंचाना है, उसे आपको पूर्व दिशा में पहुंचाना है, इस दिशा में पूर्व दिशा में पहुंचाना है। तो सर देखो, पूर्व दिशा में पहुंचाने के लिए या तो उसे एक राइट, या फिर उसे 1, 2 और 3 लेफ्ट दे दो, या फिर एक राइट दे दो। मतलब जिस ऑप्शन में एक राइट या 3 लेफ्ट मिल जाएंगे, उस ऑप्शन में आप कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर से पूर्व की तरफ आप पहुंच जाएंगे। उत्तर से पूर्व में पहुंचने के लिए क्या करना है आपको, या तो एक राइट या 3 लेफ्ट आपको उसको देने होंगे। अब देखते हैं कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो आप सबसे पहले ये चीज समझिए कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां सामने आपकी तरफ देख रहा हूं, अगर मैं एक राइट टर्न करता हूं तो ये एक राइट टर्न किया, उसके बाद पुनः एक लेफ्ट टर्न करता हूं तो मैं वापस वहीं आ जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत करी थी। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक राइट ने एक लेफ्ट को क्या किया है, कैंसिल आउट किया है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे कि सर इसमें कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता जाएगा, एक राइट एक लेफ्ट, ये भी कैंसिल। तो क्या यहां पर जहां था वहीं पर रह जाएगा, मतलब यहां पर तो सब कैंसिल हो जाएंगे यथावत, यानी कि जहां था वहीं रह जाएगा, हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसमें भी एक राइट एक लेफ्ट को, एक राइट एक लेफ्ट को, एक राइट एक लेफ्ट को, इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। इसमें देखें तो एक राइट एक लेफ्ट को, एक राइट एक लेफ्ट को, यहां आपको 2 R मिल रहे हैं, जबकि हमें क्या चाहिए था, या तो एक R चाहिए था या 3 L चाहिए थे, मतलब ये भी हमारा काम नहीं करेगा। यहां देखें एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, तो यहां पर क्या 3
तीन लेफ्ट आपको देखने को मिल रहे हैं और तीन लेफ्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हमने जैसा कि लिखा था या तो एक राइट होना चाहिए या तीन लेफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ तीन लेफ्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सर क्या डी ऑप्शन की मदद से वह व्यक्ति जो उत्तर की ओर चल रहा था वो किधर की तरफ आ जाएगा, पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। आई होप ये बात आपके सभी के समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपका मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है। चलिए शुरू हो जाइए, इसका आंसर क्या बनने वाला है। चलिए समय शुरू होता है, बनाइए इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए मिसिंग टर्म के ऊपर बेस्ड है, लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है ये आपका मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है। चलिए समय समाप्ति की ओर है। देखिएगा इसका आंसर क्या बनने वाला है, देखिएगा इसका आंसर क्या बनने वाला है। देखिए तो यहां अगर हम बात करें तो देखो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा। देखो 28, 60 और 48। सबसे पहले देखो अगर आप यहां पर कॉलम के अंदर ट्राई करते हो, स्तंभ में आपने ट्राई किया तो आपको स्तंभ में पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, यानी स्तंभ में आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप 28 बनाने का प्रयास कर रहे हो 5, 14, 7 से, और ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि ये 60 बनाने का प्रयास करते हैं 28 और 48 की मदद से। देखो कैसे बनेगा। तो रो नंबर 1 में अगर हम बात करें, पंक्ति नंबर 1 में बात करें तो पंक्ति नंबर 1 में देखें तो 28 और 48 से 60 बनाना है, तो 48 माइनस 28 ये कितना आया 20, और 20 का 3 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 60, वो ये 60 लिखा गया है। इसी तरह से रो नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो रो नंबर 2 में देखें तो सर देखो यहां पर भी 7 और 5 का अंतर कितना आ रहा है 2, और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। इसी तरह से रो नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रो नंबर 3 में देखें तो सर देखो 27 और 14 का अंतर कितना है 13, और 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा 39, ये 39 आ गया। तो इसी तरह से रो नंबर 4 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो रो नंबर 4 में क्या होगा, 16 में से 7 को घटाया कितना आ रहा है सर यहाँ पर 9, और 9 का 3 गुना कितना आ जाएगा 27, तो ये 27 यानी कि 27 यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी बच्चों ने, काफी बच्चों ने 27 नंबर का बम फोड़ दिया है। जिनका 27 नंबर का आंसर किया है डी ऑप्शन, उनका फटाका फूट गया है। बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया है उनका आंसर फुस हो गया है। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार जिनका आंसर फुस हो गया था कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने आंसर के फटाके को फुस नहीं होने देना है, फोड़ देना है प्रश्न को। चलिए तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, शुरू हो जाइए। इस बार इस प्रकार से बम फोड़ना है आंसर का कि उसकी गूंज गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच जाए। चलिए तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बनाइए। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। चलिए बनाइए, समय शुरू होता है अब, बनाओ। चलिए आंसर आना शुरू हो चुके हैं। तो जिन भगवान के आंसर आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन भगवान के आंसर नहीं आ रहे हैं तो जो स्क्रीन पे रॉकेट उड़ रहा है उसी को पकड़ ले, बैठ जाए और सीधा ऊपर की ओर प्रस्थान कर ले। इतना सरल प्रश्न है, इसका आंसर सभी का बनना चाहिए था। यहाँ पर इसने क्या किया है, एक चित्र लगा हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हुए संजय की माँ ने कहा, किसको कह रही है, संजय को कह रही है। कौन कह रही है, संजय की मदर। तो देखो संजय जो है उसकी एक मदर है, और उस मदर ने किसको कहा है, संजय को कहा है। किसकी ओर इशारा करते हुए, एक फोटो है,
एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इस औरत, मतलब कि एक फोटो में कौन है, फीमेल, इस औरत का पति, मतलब इस फीमेल जो है ये औरत, इसकी शादी हुई है किसी के साथ में, तो इस औरत का पति तुम्हारे, तुम्हारे मतलब किसके, संजय के पिता, इस औरत का पति तुम्हारे पिता, तुम्हारे मतलब संजय का पिता, तो संजय के पिता, संजय के पिता, तो इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है, तुम्हारे पिता का पुत्र है। अब पुत्र तो भाई भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, पर उसने आगे लिखा है अगर उसे एकमात्र पुत्र है, यानी कि उसे क्या है, एकमात्र पुत्र है, तो मतलब वो संजय खुद हो गया। तो इस औरत का पति और कोई नहीं, संजय के पिता का एकमात्र पुत्र मतलब संजय खुद होगा, यानी कि इस औरत का पति कौन है, संजय खुद है। इस औरत का पति कौन है, संजय खुद है। तो इस औरत का, फोटोग्राफ में दी गई औरत तथा संजय के बीच में क्या संबंध होगा, हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी का रिलेशन यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करिए प्रश्न को बनाना। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण। चलिए शुरू हो जाइए, इसमें क्या आंसर आने वाला है। एल एम एन ओ पी क्यू एस, एल एम एन और पी क्यू एस प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है। इस लाइन पे फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रश्न के लिए। तो आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति का प्रदर्शन कौन कर रहा है, मतलब कौन इसमें सबसे लंबा और सबसे छोटा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या रहने वाला है। खटाखट आंसर आने चाहिए सभी की, रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न है। चलिए समय समाप्त हुआ, काफी समय दिया है इस प्रश्न के लिए आपको। देखिएगा इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर आपको दे रखा है एल एम एन ओ पी क्यू एस, ये 6 लोग दे रखे हैं, प्रत्येक की ऊंचाइयां अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। फिर देखो यहां लिखा है पी सिर्फ क्यू से लंबा है, देखो पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, बाकी सबसे छोटा होगा। तो पी सिर्फ किससे लंबा है, क्यू से लंबा है, मतलब पी जो है वो अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे होगा, क्यू सबसे छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है। जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है, एस सिर्फ एल से छोटा है, एस जो है वो सिर्फ एल से छोटा है, बाकियों से लंबा होगा। एस सिर्फ एल से छोटा है, मतलब एल पहले नंबर पे होगा सबसे लंबे में, एस दूसरे नंबर पे होगा, ये सबसे अंतिम में होंगे। फिर क्या लिखा है, एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। एन जो है वो क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। तो देखो यहां पर टोटल आपके कितने लोग हैं, 6, जिसमें से 4 लोग बैठ चुके हैं, बाकी लोग बचे हुए हैं। तो इसने लिखा है यहां पर सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को कौन प्रदर्शित करता है, सबसे लंबा एल है, सबसे छोटा क्यू है। बाकी मगजमारी को हमने देखा ही नहीं और हमारा आंसर क्या आ गया, एल और क्यू, क्योंकि बाकी से हमें मतलब ही नहीं था। फिर भी अगर जैसे इस डायग्राम को बनाते हो तो एन क्यू और पी से लंबा है, एन जो है वो क्यू और पी से लंबा है, तो एन जो है वो क्यू और पी से लंबा है। और आपका एन जो है वो एम से छोटा है, तो एन जो है वो आपका एम से छोटा होगा, ये एम से छोटा होगा। तो यहां पर अच्छा एम जो है वो एस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है एस सिर्फ एल से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं होगा, और पी सिर्फ क्यू से लंबा है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा। अगर इसको अगर घटते क्रम में जमाएं तो 1 2 3 4 5 6 घटते क्रम में, घटते क्रम में जमाओगे तो घटते क्रम में आपको ये ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। तो यहां पर इसका जो है बी ऑप्शन आपको सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सीरीज के ऊपर बेस्ड है, श्रृंखला के ऊपर बेस्ड है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए काफी लोगों ने पिछले प्रश्न का आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इस प्रश्न का आंसर सही करिएगा। सीरीज श्रृंखला का प्रश्न है, तो जिस प्रकार फटाकों की लड़ियां चलती है उसी प्रकार यह संख्याओं की लड़ी चल रही है। तो इस लड़ी को फोड़ डालिए और बता डालिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है।
चलिए, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है, काफी लोग एक ही आंसर के ऊपर एक मत हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के अंदर सारा खेल जो है वो डिजिट्स का है, अंकों का है, अंकों से किस प्रकार से आपको खेलना है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो अगर हम बात करें तो सर देखिए 77, 49, 36, 18 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखें तो सर ये सारा पैटर्न किसके ऊपर बेस्ड है, डिजिट्स के ऊपर, अंकों के ऊपर, ठीक है जी, अंकों के ऊपर बेस्ड है। कैसे, देखो 77 के अंकों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, 49 के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो सर 36 आएगा। देखो 77 के डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया 49, 49 के डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया 36, 36 के डिजिट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18। अब 18 के डिजिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 8 को गुणा करते हैं तो अगली संख्या कितनी आएगी 8। तो यहाँ पर 18, 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 8, ठीक है जी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने बी नाम का बम फोड़ा था उनका बिल्कुल सही आंसर था, बाकी फटाके फुस हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यह है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। चलिए काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसको सोच समझ कर आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी ई, तो 5 ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर रहने वाला है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब सभी को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, बनाइए। तो स्थानीय अस्पताल में प्रमुख द्वार पर नोटिस लगाया गया है कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों की कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। सबसे पहला काम आपको यह करना होता है कि आपको यह पता करना होता है कि यह कथन किस व्यक्ति ने कहा है। तो यह स्थानीय अस्पताल ने प्रमुख द्वार पर नोटिस लगाया है कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों की कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। तो स्थानीय अस्पताल के द्वार पे लगा हुआ है ये नोटिस बोर्ड, ठीक है। और यानी कि ये अस्पताल के जो हेड है, अस्पताल के जो प्रमुख है, उन्होंने इस नोटिस को लगाया होगा। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर क्या करना होता है, इस चैप्टर में जिस व्यक्ति का कथन है उसके दिमाग में झांकने का प्रयास करना होता है कि कथन को कहने से पहले उस व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, उसी का अनुमान लगाना ही आपका क्या कहलाता है, पूर्व धारणा कहलाता है। तो यहां पर जैसे कि अस्पताल के जो हेड है उन्होंने इस नोटिस को लगवाया है, तो इस कथन को कहने से पहले उनकी क्या सोच रही होगी, उसी का अनुमान हम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, स्थानीय अस्पताल के प्रमुख द्वार पर नोटिस लगाया गया, अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों की कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। पहला, हो सकता है इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाएंगे। तो जो व्यक्ति देखिए मुफ्त कैंप लगा रहा है लोगों के लिए, तो जो व्यक्ति कभी भी कोई एक्शन करता है तो उस व्यक्ति की हमेशा ये सोच रहती है कि लोग इस काम को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसी सोच हमेशा एक व्यक्ति की रहती है जब वो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी जब एक व्यक्ति, जब एक हेड जो है वो अस्पताल में नोटिस लगवा रहा है कि हम फ्री जांच करवाएंगे, तो उसकी ये सोच रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अस्पताल द्वारा दी जा रही इस मुफ्त जांच का लाभ उठाएंगे। क्या इसके कथन को पढ़ के ये अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है इस काम पर लगाया गया अस्पताल का स्टाफ जांच के लिए आने वाले लोगों को, भीड़ को संभाल लेगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब हम किसी चीज़ की व्यवस्था कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं या फिर एग्जीक्यूट करने से पहले की बात होती है, तो हमारे मन में ये रहता है कि जो हम पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं उसके लिए, वो सिस्टम बिल्कुल एकदम सही काम करेगा, उसकी कार्यप्रणाली एकदम सही रहेगी, यथावत रहेगी, और सब कुछ जितना हमने अरेंजमेंट किया है वो सारा जो है अरेंजमेंट उस हिसाब से बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसी सोच रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और इस कथन को पढ़ के लगाया जा सकता है। तो ये दोनों ही पूर्व धारणाएं क्या होगी, अंतर्निहित होगी। तो यहां पर ई ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा, तो ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ई इसका जो है सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न किसके ऊपर बेस्ड है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, वेन आरेख के ऊपर बेस्ड है, वेन आरेख के ऊपर बेस्ड है। चलिए, तो समय शुरू होता है, फटाफट इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या बनने वाला है? वेन आरेख के ऊपर ये प्रश्न है।
एक कक्षा में n छात्र, कक्षा के दो समूह A और B में बांटा गया है। दोनों समूह में x छात्र उभयनिष्ठ है, जो किसी भी समूह से संबंधित नहीं है, उसे P से प्रदर्शित किया गया है। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? वेन आरेख के ऊपर बेस्ड है, सोच समझकर आंसर करिएगा। क्या आंसर बनने वाला है इसका? चलिए आंसर करिए फटाफट, आंसर का रॉकेट उड़ा दीजिए फटाफट। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए काफी समय दिया है इस प्रश्न को करने के लिए। तो देखो सर, सबसे पहले तो देखो इस प्रकार का जो डायग्राम है आप बनाते हैं, वो डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ये डायग्राम आपने बनाया। देखो सर, एक कक्षा में n छात्र है, तो सर ये जो n छात्र है, आपको इस n का मान ही तो बताना है। कक्षा में दो समूह A और B में बांटा गया। ये A समूह, इसमें A लोग हैं, इसमें B लोग हैं। दोनों समूह में x छात्र उभयनिष्ठ हैं, ये x छात्र उभयनिष्ठ हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी से संबंधित नहीं है? वो है आपके P जो बाहर बैठे हैं। आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं जो यूनियन होता है वो यूनियन किसके बराबर होता है? जो आपका n है वो किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो यूनियन की अगर मैं बात करूं तो सर, जब आप A और B को जोड़ोगे तो A और B को जोड़ने पर ये जो x विद्यार्थी है वो A में भी शामिल है और B में भी शामिल है। जबकि काउंट कितनी बार करना है हमें इन्हें काउंट केवल एक ही बार करना है। अतः ये जब A और B को जोड़ोगे तो ये x कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है। अतः हम क्या करेंगे, एक बार x को माइनस कर देंगे ताकि ये पता चल जाए कि अंदर कितने लोग बैठे हैं। अंदर कितने लोग बैठे हैं ये पता चल गया, साथ ही साथ में अंदर वाले लोग और उसके बाद ये जो बाहर वाले लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं इनको भी शामिल कर लिया जाए। तो कुल छात्र n क्या है आपके? कुल छात्र की संख्या। तो कुल छात्र कितने आ जाएंगे? तो कुल छात्र होंगे a प्लस बी माइनस एक्स प्लस पी, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। a प्लस बी माइनस एक्स प्लस पी, ये आपके कुल छात्रों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका प्रश्न किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपका आयु संबंधी प्रश्न के ऊपर बेस्ड है। आयु संबंधी प्रश्न यानी कि आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है। बनाइए, समय शुरू होता है अब। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दिया पर्याप्त समय, बनाओ। चलिए इस प्रश्न में 90 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाइए। चलिए, तो काफी समय मैंने दे दिया है आपको। देखो यहां पर आपको दे रखा है, दो भाई हैं, ब्रदर 1 और ब्रदर 2, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। ठीक है जी, इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2। वर्तमान में इनका अनुपात दे रखा है 1:2। वर्तमान में अनुपात दे रखा है 1:2, 1:2। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था वो कितना दे रखा है आपको? 1:3 दे रखा है। 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद अनुपात क्या रहेगा? तो सर देखो, 5 वर्ष बाद के अनुपात की बात करेंगे तो सर सबसे पहले ये देखो कि सर यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से अगर आपने बराबर इक्वल बराबर जो है डिस्टेंस कवर करिए तो गैप भी क्या होना चाहिए? रेशियो में बराबर होना चाहिए। तो सर 3 और 1 का अंतर कितना है? 2, वो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा। और 2 और 1 का अंतर कितना है? 1, वो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो सर जो नए रेशियो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1:3। और ये कितना बनेगा? 2:4।
तो यहां देखो कितना इंक्रीज किया है, 1, और यहां भी कितना इंक्रीज किया है, 1, और ये 1 कितने के बराबर होगा, 5 वर्ष के बराबर होगा। तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो वर्तमान आयु देखें इनकी, वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो सर देखो 2 से 5 गुणा होगा तो 10, और 4 से 5 गुणा होगा तो 20। वर्तमान आयु आ गई 10 और 20। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये टेक्निक मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर समझाई है, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें ये चीज मैंने आपको समझाई है आयु संबंधी प्रश्न के अंदर कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पर अभी 1:2 आंसर नहीं करना है। अब देखो वर्तमान से 5 साल बाद, 5 साल बाद आयु कितनी होगी, तो सर 10 में 5 जोड़ दीजिए 15, और 5 जोड़ दीजिए 25। तो सर यहां पर अब अनुपात लें तो 5 3 15 55 25, यानी कि 3:5 जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, 3:5, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है 3:5, 3:5 इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लिखा है 2 12 36 80 150, 2 12 36 80 150। इस प्रश्न का आंसर करना है 2 12 36 80 150। इसका आंसर क्या बनने वाला है, 2 12 36 80 150, 2 12 36 80 150। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा, सीरीज का प्रश्न है। चलिए समय शुरू होता है, अब बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। 2 12 36 80 150। चलिए काफ़ी लोग आंसर करना शुरू कर चुके हैं। देखिए आप इसके 2 तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहले जो मैं चाहूँगा कि आप एग्जाम में जब इस प्रश्न को देखें तो आपका दिमाग इस तरह से काम करे तो ज़्यादा बेहतर है कि सर देखें 2 12 36 80 150 और क्वेश्चन मार्क। तो सर देखो पहले मैं चाहूँगा कि आपका दिमाग इस तरह से काम करे कि सर देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 27 प्लस 9 कितना होगा 36, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16 80। तो यहाँ आएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 125 प्लस 25, ये आएगा 150। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो 216 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 252। 252 इज द करेक्ट आंसर, 252 इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। पर एग्जाम में ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस मेथड से दिमाग लगाएंगे। कुछ बच्चों ने इसको इस तरह से भी सॉल्व किया होगा जो कि गलत नहीं है, पर टाइम थोड़ा उसमें ज़्यादा लगेगा कि 2 12 36 80 150 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ अगर देखें तो 2 से 12 कितना है प्लस 10, 12 से 36 कितना है प्लस 24, ये कितना है प्लस 44, और ये कितना है प्लस 70। और अगर अंतर लेते हो तो 10 से 24 कितना आ जाएगा प्लस 14, 24 से 44 कितना आ जाएगा प्लस 20, और ये कितना आ जाएगा प्लस 26। ठीक है, और अंतर लेते हो तो ये 6 का, और यहाँ पे अंतर लेते हो तो ये कितना है 6 का, तो 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस 6 का डिफरेंस आएगा। तो 26 और 6 कितना हो गया 32, 70 में 32 जोड़ा तो कितना है 102, और 150 में 102 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 252, 252। तो यहां से आप देख रहे हैं कि थर्ड गैप इक्वल है, कितना है, थर्ड गैप इक्वल है। और आप सभी जानते हैं सीरीज के अंदर ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि जब आपका तीसरा गैप इक्वल होता है
तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, जो तीसरा गैप इक्वल होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो आपके बराबर होता है क्यूब वाले पैटर्न के ऊपर। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब वाले पैटर्न से भी ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बन रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिशा के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे ये प्रश्न। बनाइए, लैंग्वेज को देखकर घबराए ना प्रश्न की। प्रश्न दिखने में बड़ा है पर प्रश्न वैसे आसान है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है अपनी लैंग्वेज से, तो घबराए ना। चलिए आंसर के ऊपर देखो रॉकेट घूम रहा है, आप भी अपना आंसर के ऊपर अपना रॉकेट घुमा दें फटाफट। और अगर नहीं आ रहा है आपसे प्रश्न, तो अभी तक अगर नहीं बन रहे प्रश्न, तो इसी रॉकेट पे बैठ जाइए, ये उचित जगह पे आपको छोड़ देगा। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट, क्या आंसर बनने वाला है। चलिए समय समाप्ति की ओर है। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है, तो देखिए यहां पर इसमें दिया गया है कि सर सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमेशा एक रेफरेंस को बनाकर ही प्रश्न को बनाएं, ताकि प्रश्न जो है वो डायग्राम सही बने। यहां आपको दे रखा है कि इसने क्या बोला है, अमित एक निश्चित स्थान ए से, तो सबसे पहले तो देखो कि ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा, ठीक है। उसके बाद में देखें तो सर देखो अमित जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में बिंदु ए से, इसको बिंदु ए नाम दे दिया है, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व दिशा में चलते हुए 5 मीटर की दूरी तय करता है। ये 5 मीटर की दूरी तय करके यहां पर पहुंचता है, ठीक है। ये कितने मीटर की दूरी तय करी है, 5 मीटर की दूरी तय करी है। और कहां पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। ये बिंदु बी पर पहुंच गया, ये बिंदु बी आ गया। फिर यहां से कौन सी दिशा में चलता है, यहां से वह चलता है पूर्व दिशा में। यहां से वह कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, और 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु सी पर पहुंचता है। यहां से वह 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु सी पर पहुंचता है, तो यहां से वह 8 मीटर की दूरी तय करके, ये 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु सी पर पहुंच गया है। उसके बाद में देखें तो फिर सी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, सी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दक्षिण और पश्चिम, इस तरह से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलते हुए, और ए बी के समान दूरी, तो ए बी की दूरी 5 थी, तो ये दूरी भी कितनी आएगी, 5। ए बी के समान दूरी तय करते हुए, 5 मीटर की दूरी तय करते हुए वह बिंदु डी पर पहुंचता है। तो सर यहां बिंदु डी पर पहुंच गया है, ठीक है जी। अंत में वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, अंत में वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, तो यूं चला, यूं चला, फिर यहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, तो डी से ए पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर बिंदु ए पर पहुंचता है, वापिस ए पर पहुंच गया, तो वापिस 8 मीटर की दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो अगर हम बात करें कुल दूरी कितनी तय करी उसने, कुल दूरी कितनी तय करी, तो सबसे पहले 5, फिर 8, फिर 5, फिर 8, तो यहां पर टोटल 26 मीटर की दूरी तय करी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी ज्यामितीय आकृति को उसने कवर किया, तो सर ये कौन सी ज्यामितीय आकृति है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा, क्या ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो बिल्कुल एक समांतर चतुर्भुज को उसने क्या किया है, बनाया है। समांतर चतुर्भुज को बनाया मतलब पैरेललोग्राम को बनाया, तो 26 मीटर और पैरेललोग्राम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आपका मिसिंग टर्म के ऊपर बेस्ड है, लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है। आंसर करिएगा इसका, मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त संख्याओं के ऊपर बेस्ड है। चलिए समय शुरू होता है, अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। लुप्त संख्याओं के ऊपर ये बेस्ड है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट, समय समाप्ति की ओर है। अच्छा प्रश्न है, मिसिंग टर्म के ऊपर, लुप्त संख्याओं को भरने के ऊपर। देखिए तो यहां पर देखें तो सर ये प्रश्न किस प्रकार से बनने वाला है। तो सर देखो यहां 345 बनाने का प्रयास करना है। तो सर सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर ये जो बहुत बड़ी संख्या बना रखी है, तो 9 को 5 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया, उससे तो 345 नहीं बन रहा है। और अगर आप स्क्वायर क्यूब करके देखें तो उससे भी नहीं बन रहा है। तो फिर कैसे बनेगा? तो सर देखो यहाँ पर ये 345 किस प्रकार से बन रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि ये प्रश्न जो है वो आपका डिजिट के ऊपर बेस्ड है, अंकों के ऊपर बेस्ड है, अंकों के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है ये बेस्ड है, डिजिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो 9 को 5 से गुणा किया तो बना 45, और ये 3 जो है ये आगे लिखा है तो 345। 10 को 6 से गुणा किया तो बना 60, और 4 को इसके आगे लिखा है तो 460। 11 को 7 से गुणा किया तो बना 77, और 5 को आगे लिखा है तो ये बना 577। मतलब डिजिट का खेल है। यहां पर 9 को 5 से गुणा किया तो 45 और 3 को आगे लिखा है, 10 को 6 से गुणा किया तो 60 और 4 को आगे लिखा है, 11 को 7 से गुणा किया 77 और 5 को आगे लिखा है। तो 577 यानी कि सर यहां पर ये जो बी ऑप्शन है 577, ये इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको फिर से बता दें दोस्तों कि यह दिवाली बिल्कुल खुशियों वाली होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पर दिवाली के ऊपर उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया है दिवाली महाधमाका। जी हाँ दोस्तों, और ये महाधमाका 10 से 15 के बीच में रहने वाला है। तो मतलब आज ही से ये धमाका शुरू होने वाला है और ये 15 नवंबर तक रहने वाला है। फिर मत कहना कि चूक गए, बिल्कुल नहीं चूकना है। और इस ऑफर के तहत एसएससी के सभी गुणवत्ता मूलक और सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए क्या 90% तक की छूट, साथ ही साथ में फ्री टेस्ट सीरीज और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 जबरदस्त धमाके, 3 धमाके जो है सूतली बम जो है यहाँ पर उत्कर्ष की ओर से फोड़े गए हैं आप लोगों के लिए। और आप अभी का अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और साथ ही साथ में अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो ये दिवाली होने वाली है बिल्कुल सिलेक्शन वाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके है किसके ऊपर बेस्ड? ये है आपका एनालॉजी के ऊपर बेस्ड। एनालॉजी के ऊपर ये बेस्ड है, सादृश्यता के ऊपर बेस्ड है। चलिए इसका आंसर करिएगा, क्या आंसर बनने वाला है। 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, बनाइए, खटाखट आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या बनने वाला है? तो 5 2 4 3 1 8 क्वेश्चन मार्क। तो यहां इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है? तो चलिए देखिएगा, यहां पर देखें तो सर देखो 2 + 4 + 3 + 1, तो ये कितना आया 10, और 10 को आधा करें तो कितना बनेगा 5। इसी तरह से यहां पर आपने बना रखा है आधा 8, तो ये 8 कब बनेगा? जब 16 में 2 का भाग लगाया होगा तो 8 बनेगा। यानी कि जो 4 अंक है उनका योग कितना रहना चाहिए? 16। किसमें देखो आ रहा है 16, 8 2 10 14, 14 और 7 21, इसमें तो नहीं आ रहा है। 6 4 10 15 और 1 16, बिल्कुल। तो 5 + 4 + 6 + 1, इन सब का योग करते हैं तो कितना आएगा? 16। और यही आपका बी ऑप्शन जो है सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। बनाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। ए के 3 बच्चे हैं, बी सी का भाई है, सी डी की बहन है, डी की माता ई जो कि ए की पत्नी है, ई के पति के एकमात्र लड़की है, तो डी का बी से क्या रिलेशन रहने वाला है? तो ये प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका आंसर करिए। ए के 3 बच्चे हैं, तो ए के 3 बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, बी सी का भाई है,
तो देखो बी सी का भाई है, बी सी का भाई है और सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। ये हो गया सेम जनरेशन में होगी। डी की माता ई है, तो डी की माता कौन है? ई। जो मतलब कौन? सेकंड पर्सन। ये ई जो है वो ए की पत्नी है। ई इज वाइफ ऑफ ए, ई इज वाइफ ऑफ ए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ई के पति के एकमात्र लड़की है, तो ई के पति ए के एकमात्र लड़की है जो कि सी है, तो डी अपने आप क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो आपसे पूछा है डी का बी से क्या संबंध होगा, तो डी बी का क्या होगा? भाई है। डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो डी बी का क्या है? भाई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। बनाइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है, बनाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेंट का कोड दे रखा है, कॉट का कोड दे रखा है, तो कैमल का कोड क्या रहने वाला है? चलिए, तो किसी सांकेतिक भाषा में टेंट का कोड दे रखा है, कॉट का कोड दे रखा है, कैमल का कोड आपसे पूछा है। तो यहां अगर हम देखें तो सर देखो इसका कोड क्या बनने वाला है। तो देखिए टेंट का कोड दे रखा है TENT, टेंट का कोड दे रखा है 07 22 13 और 07। तो बेसिकली अगर हम यहां देखें तो सर टेंट का कोड किस तरह से बनाया है, तो T का अपोजिट है G, E का अपोजिट है V, N का अपोजिट है M और T का अपोजिट है G। और इनके नंबर देखें तो 07 22 13 और 07, और वही एज ए कोड यहां पर यूज किया है। आगे चेक कर लेते हैं कॉट में भी यही हो रहा है क्या, तो COT, तो यहां पर C का अपोजिट है क्रक्स, O का अपोजिट L और T का अपोजिट G। 24 12 और 07, क्या 24 12 07 है क्या? 24 12 07, बिल्कुल यही कोड आपको देखने को मिल रहा है 24 12 07। तो आपसे पूछा है कैमल का कोड क्या आएगा, तो CAMEL। तो C का अपोजिट है X, A का अपोजिट है Z, M का अपोजिट है N, E का अपोजिट है V और लाइफ ओके। तो सर 24 26 14 22 और 15 ये आपको कोड देखने को मिलेगा। तो 24 26 14 22, 24 26 14 22 15, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों जाने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको बता दें कि दिवाली महाधमाका 10 से 15 नवंबर तक आपका उत्कर्ष के ऐप के ऊपर सेल रहने वाली है। तो इस सेल के अंदर आपको 90% तक का डिस्काउंट, फ्री टेस्ट सीरीज और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रत्येक कोर्स के ऊपर मिलने वाली है। 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्त अभी इस वीडियो को शेयर करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये ऑफर ध्यान रखिएगा आज से शुरू है, 10 से 15 नवंबर तक ये रहने वाला है। तो आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों के लिए मंगलमय हो। आप लोगों ने जो भी सपने अपने आंखों में सजोए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। और साथ ही साथ में जब भी मुलाकात होगी अब आपसे वो सिलेक्शन होके, मतलब आप सिलेक्शन लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। तो मिलेंगे दोस्त फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो दिवाली मनाइए, खुशहाली मनाइए, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।